Okay, so here we have our criminal investigation. So there's a case जहाँ पे क्राइम हुआ एंड क्राइम सीन से हमें ब्लड सैंपल मिला है, ओके, जो कि क्रिमिनल का है. अब हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स है, A, B एंड C. अब इन तीनों में से कोई एक है जो कि क्रिमिनल है, जिसका ब्लड सैंपल हमें क्राइम सीन से मिला है. अब रियल कल्प्रिट कौन है ये पता कैसे चलेगा? यस, RFLP एनालिसिस के थ्रू. ओके, सो एक साइड मैंने क्राइम सीन वाले ब्लड लिया है एंड एक साइड मैंने जो सस्पेक्ट्स थे हमारे 3 इंडिविजुअल A, B एंड C, उनके ब्लड ले लिए हैं. ठीक है, अब मैंने क्या किया, उनके जीनोमिक DNA एक्सट्रैक्ट किए उनके ब्लड में से. अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्लड में RBC के पास जो न्यूक्लियस होता नहीं है, सो RBC हमारे काम की नहीं होगी. ऑल्सो हम जो CIDs में देखते हैं ना, हेयर लिया जाता है, हेयर. सो हेयर इज़ बेसिकली केराटिनाइज्ड प्रोटीन, सो उसमें भी DNA प्रेजेंट नहीं होता है. सो हम हेयर क्यों लेते हैं? चांस होता है कि हेयर का हेयर फॉलिकल हेयर में प्रेजेंट हो. ठीक है, तो उस हेयर फॉलिकल से हम ऑब्वियसली वो DNA निकाल सकते हैं बिकॉज वो सेल हुआ. बट जो हेयर है उसका कोई काम नहीं होता बिकॉज वो एक केराटिनाइज्ड प्रोटीन है जिसमें हमें जीनोमिक DNA नहीं मिलेगा. ऑल्सो क्राइम सीन से जो ब्लड लेते हैं ना, उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें टाइमली जीनोमिक DNA निकाल पाए हम. क्यों पता है? बिकॉज ना वहाँ पे ब्लड ड्राई हो जाएगा या फिर हमारी नज़र ब्लड के स्पॉट पे बहुत लेट पड़ेगी, तब तक लाइक सेल डाई हो जाता है, चांस है. सो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं ना CID वाले बहुत चालाक होते हैं. ओके, अब ये डिस्कशन हो गया है, सो इसके आगे बढ़ते हैं. तो अब मैंने क्या किया, इस जीनोमिक DNA को EcoR1 से ट्रीट करवा दिया. ठीक है, बेसिकली मैं EcoR1 इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही इजी सा है. लाइक ये इसके बारे में पढ़ते भी हैं हम लोग एंड हमें बहुत फैमिलियर हो जाता है बार बार पढ़ने से. एंड ये एग्जांपल एक बहुत इजी सा एग्जांपल है एंड इसका रिकॉग्निशन साइड भी इजी है टू रिमेंबर. दैट्स वाई मैं हर बार EcoR1 यूज़ करती हूँ. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होने के बाद मुझे मिक्सचर ऑफ RF मिल गया है. ठीक है, सैंपल A, सैंपल B, सैंपल C एंड क्राइम सीन वाले ब्लड का. अब मैं क्या करूँगी, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एक साइड मैंने क्राइम सीन वाला डाल दिया है. ठीक है, क्राइम सीन वाला रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स डाल दिया. उसके बाद एक साइड A, B और C इंडिविजुअल्स के रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स का मिक्सचर डाल दिया है. अब क्या हुआ, मैंने इसको कैथोड और एनोड से कनेक्ट करके एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन किया. रन करने के बाद यहाँ पे देखो, मेरा जो क्राइम सीन वाला ब्लड का रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है, ओके, उसका ये बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6, 6 बैंड मिले मुझे. ऑल राइट, अब इंडिविजुअल A का देखो 1, 2, 3, 4, 5 बैंड मिले. इंडिविजुअल B का देखो 1, 2, 3, 4, 5 मिले. इंडिविजुअल C का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैंड्स मिले. ऑलराइट, तो आई गेस हमें पता चल गया है कि ये क्राइम सीन में जो हमें ब्लड मिला था उसमें जो जीनोमिक DNA है वो किसका है. ऑलराइट, बट वेट, ऐसा भी तो हो सकता था कि A और B के भी सेम नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बन जाए. अगर मैं यहाँ पे B का मान लो सपोज 6 फ्रैगमेंट्स बना देती, तब कैसे पता करते? बिकॉज नंबर ऑफ बैंड्स यहाँ पे और नंबर ऑफ बैंड्स B और C के तो सेम हो जाते. यस, सो देयर इज अनदर प्रोसेस जहाँ पे हम ये बैंड के लेंथ को चेक करते हैं. ऑलराइट,
तो अब ये मेरे पास पूरा एग्रोज जेल का ये है, ठीक है, रीडिंग है। मैंने इसको प्रिंट कर लिया, ठीक है, फोटो लेके इसका प्रिंट मार लिया। अब मैं चेक करूँगी लॉन्गेस्ट बैंड कौन सा है। लॉन्गेस्ट फ्रैगमेंट इंडिविजुअल ए का है एंड शॉर्टेस्ट फ्रैगमेंट इंडिविजुअल बी का है। ओके, ये तो अलग डिस्कशन हो गया। ऑलराइट, तो क्राइम सीन वाले ब्लड का देखो फर्स्ट बैंड यहाँ पे है। अब ये फर्स्ट बैंड कहाँ मैच कर रहा है? सी के फर्स्ट बैंड से मैच कर रहा है। सेकेंड बैंड भी सी के सेकेंड बैंड से मैच कर रहा है। थर्ड बैंड ऑफ क्राइम सीन ब्लड सैंपल मैचेस विथ सैंपल सी। ओह माय गॉड। अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल सी दोनों का मैच कर गया, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट बैंड इंडिविजुअल सी से मैच कर रहा है एंड अगेन ये वाला बैंड भी इंडिविजुअल सी से मैच कर रहा है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है, जो क्राइम सीन पे मैच कर रहा है, यानी एग्जैक्टली कॉपी इज द सैंपल सी, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3-4 बैंड मैच कर जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिविजुअल ए का भी मैच किया है। हो सकता है कि इंडिविजुअल ए का 4 या 5 मैच कर जाता और इंडिविजुअल सी का पूरा मैच कर रहा था 6 के 6, तो भी हम ये कहते कि क्राइम सीन वाला जो ब्लड सैंपल है वो इंडिविजुअल सी का ही है। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, यानी अगर क्राइम सीन वाला ब्लड एग्जैक्टली सी से मैच नहीं करता, 4 या 5 होता, तब हम कुछ दूसरा मेथड ट्राई करते क्रिमिनल को पकड़ने का। बट क्योंकि मेरे केस में तो पूरा मैच कर चुका है, तो हमें हमारा कल्प्रिट मिल चुका है। तो रियल कल्प्रिट कौन हुआ मेरे केस में? इंडिविजुअल सी। अब इसे पकड़ के जेल में डाल दो। ओके, सो इतना ही डिस्कशन था हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन केस में। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो एंड RFLP एनालिसिस का इम्पोर्टेंस भी समझ में आया हो। ओके, सो अब आप खुद से रिवाइज करो इस चीज़ को एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट योरसेल्फ। ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिगेशन जस्ट एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए था और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए भी था, बट आई होप एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया हो, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे MCQ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप भी, सो प्रैक्टिस मोर। ओके देन, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Until and unless, keep practicing. Bye bye.